भाई आपका सीपीसी की धारा 12 चलनी है। अभी आपका 11 में कुछ बचा है, उसको पढ़ाया जाएगा बीच में किसी दिन। आपका अभी तैयार नहीं हो पाया है, आपका उसको किसी दिन बीच में हम पढ़ा देंगे, 1-2 दिन बाद। अभी तैयार नहीं हो पाया कुछ कारणों से। लिखिए भाई धारा 12, हेडिंग डालिए। तो धारा 11 तक लिखवाया गया था भाई, सामान्य बातें काफ़ी लिखवाया गया था धारा 11 में। लिखिए भाई आपका सीपीसी की धारा 12, हेडिंग डाल लीजिए। अपरवाद का वर्जन अपरवाद का वर्जन यानी कि बार टू फर्दर सूट, इंग्लिश में कहते हैं बार टू फर्दर सूट, बार टू फर्दर सूट, या इसको अपरवाद का वर्जन। आइए भाई जल्दी बैठिए। आगे ही बैठिए भाई, आप लोग पीछे लड़के इधर आ जाइए, आगे जगह है इधर। हाँ, या वहाँ 3-3 लोग बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है, वहीं बैठ जाइए कहीं भी। हाँ, देखिए आपका हेडिंग डालिए सेक्शन 12 भाई। अपरवाद का वर्जन, या इंग्लिश में कहते हैं बार टू फर्दर सूट, या इसको कहते हैं अतिरिक्तवाद का वर्जन। दूसरी भाषा में भी लिखिए अतिरिक्तवाद का वर्जन, यानी कि अतिरिक्तवाद यानी कि नया वाद या एक्स्ट्रा वाद दायर करने से रोक दिया जाना। वर्जन मतलब रोक दिया जाना। इसका पहले कंसेप्ट बनाइए, तब बेयर एक्ट, और तब आपका अन्य चीज़ें बताई जाए। इस सेक्शन से कभी क्वेश्चन नहीं बनता था और ये सेक्शन लोग पढ़ते भी नहीं थे, लेकिन यूपीजे ने आपका बना दिया क्वेश्चन, तब से लोग पढ़ने लगे हैं। नहीं तो ये क्वेश्चन आपका 2 लाइन पर बता के क्या किया जाता था, आदमी हम भी निकल जाते थे। लेकिन चूंकि अब मेंस में भी बन रहा है तो सतर्क रहना है आपका। यानी कि वर्तमान समय का नियम यही है कि जो आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मेंस में नहीं आएगा, उसी पर ज़्यादा ध्यान अब देना है। और जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो कम बन रहे हैं। वर्तमान समय में जो कंपटीशन में हर एक राज्य ये कर रहा है, चाहे यूपी हो बिहार हो, हर एक राज्य ये नियम अपना रहा है। तो अपरवाद का वर्जन, फिर एक बार धारा 11 देखा जाए और तब 12 देखा जाए और तब धारा 12 का बेयर एक्ट, और तब एक्स्ट्रा बताया जाएगा। देखिए आपका धारा 11 में इतना बताया, उसका एक ही मतलब है कि अगर एक बार किसी मामले में फैसला आ चुका है तो उसी मामले को लेकर अगर पश्चातवर्ती वाद दायर किया जाता है तो पश्चातवर्ती वाद या सब्सिक्वेंट सूट दायर करने पर रोक लगा दी गई है और पश्चातवर्ती वाद खारिज किया जाएगा। ये कौन सी धारा बता रही है सीपीसी की? 11 के उद्देश्य को और आगे बढ़ाने के लिए ही सेक्शन 12 बनाया गया है। 12 ये कहता है कि अगर किसी मामले में या यदि किसी विवाद में आप एक से अधिक अनुतोष या रिलीफ मांग सकते थे तो आपको एक ही वाद में सभी रिलीफों को मांग लेना चाहिए। यदि आपने कुछ रिलीफ या अनुतोष मांगा और कुछ अनुतोष नहीं मांगा तो ऐसी दशा में जो अनुतोष आपने छोड़ा है उसके लिए आप अतिरिक्तवाद या अपरवाद या नया वाद या दूसरा वाद दायर नहीं करेंगे। और सबसे अच्छा उदाहरण मैं संविदा भंग पर ही बनाया था, और संविदा भंग पर फिर एक उदाहरण बताया जाए, वही उदाहरण जो कल बताया गया। आज भी ये सारे चल ही रहा है, तो
तो आपका बताया गया था कि अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति संविदा भंग करता है, तो कल बताया गया था और लगातार मैं बता रहा हूँ कि पीड़ित को या आहत को या व्यथित व्यक्ति को या विक्टिम को, सीआरपीसी में भी विक्टिम बताया गया था कल, किस धारा में है? हाँ, विक्टिम याद रखिए, आहत पीड़ित यहाँ भी विक्टिम होता है। तो आहत को संविदा भंग के मामले में कितने रेमेडी उपलब्ध है? 4। कौन कौन, ये पहले जानिए। संविदा का विशिष्ट पालन, ये लगातार इस बारे में बताया जा रहा है। दूसरा प्रतिकर, तीसरा क्या है? व्यादेश, और चौथा क्वांटम मेरियट। जो BHU LLM में पूछा गया था कि इसमें मुख्य उपचार कौन है संविदा भंग पर, तो मुख्य उपचार हम पहले ही लिखे हैं, कौन सा? विशिष्ट पालन। फिर दूसरा आपका मॉडल बन सकता है कि संविदा विधि में क्या उपचार है, तो संविदा विधि में क्या है? प्रतिकर। 73 से लेकर कहाँ तक बताया गया था? 75। और व्यादेश आपका सारे में भी जाएगा और CPC में भी, और क्वांटम मेरियट कॉन्ट्रैक्ट की धारा में 70 में, जितना काम उतना दाम। तो आगे देखिए भाई, अब धारा 12 क्या कहती है? धारा 11 पहले समझिए, तब आपका, बैठिए भाई, पीछे है जगह, पीछे बैठ जाइए। देखिए धारा 11 पहले देखिए। धारा 11 ये कहती है कि संविदा भंग के मामले में एक बार आपने मुकदमा किया और उस मुकदमे में फैसला आ गया, तो उसी संविदा भंग को लेकर अगर आप पश्चातवर्ती मुकदमा करते हैं, तो जो पूर्ववर्ती निर्णय है वह प्रांग न्याय या पूर्व न्याय का काम करेगा और आपका पश्चातवर्ती मुकदमा डिसमिस या रिजेक्ट या खारिज कर दिया जाएगा। ये कौन सी धारा बताती है? 11। अब 12 क्या बताती है भाई? तो 12 ये बताती है कि अगर संविदा भंग के मामले में आप मुकदमा किए हैं, तो 4 अनुतोष मांग सकते हैं। कितना? 4। तो कानून ये कहता है कि एक ही मुकदमे में आप चारों अनुतोषों की मांग कर लीजिए, यानी कि चारों रिलीफ की क्या कर लीजिए? मांग। अगर आपने विशिष्ट पालन की मांग की और 3 उपचार न्यायालय से मांगा ही नहीं और आपका मुकदमा खारिज हो गया, तो नया वाद या अपर वाद या फर्दर सूट या अतिरिक्त वाद दायर करके आप न तो प्रतिकर की मांग कर सकते हैं, न व्यादेश की, और न क्वांटम मेरियट की। क्यों? क्योंकि ऐसी दशा में सेक्शन 12 इन मुकदमों को दायर करने से क्या करता है? रोकता है। यानी कि जहां धारा 11 आपका विषय वस्तु पर नया मुकदमा दायर करने से रोकती है, तो धारा 12 अनुतोष की मांग करने के लिए नया मुकदमा दायर करने पर क्या लगाती हैं? रोक। धारा 12 का भी उद्देश्य है कि वादों की बाहुल्यता को रोका जाए, यानी कि वादों की बाढ़ न आए, सूट की भरमार न हो, इसीलिए कौन सी धारा बनाई गई? 12। उद्देश्य यही है कि वादों की बाहुल्यता को क्या किया जाए? रोका जाए। अब बेयर एक्ट देखिए भाई, आपका बेयर एक्ट क्या कहता है? देखिए ध्यान से। जहां कोई वादी किसी विशेष वाद कारण के संबंध में, हेलो, बैटरी समाप्त हो गई क्या? एक सेकंड भाई।
हेलो। देखिए आपका सेक्शन 12 का देखा जाए, उसके बाद से आपका तमाम जगहों से इसे और किसी वाद हेतु के बारे में आगे आपका जो नियम दिए गए हैं, उन नियमों के तहत नया वाद दायर करने से क्या कर दिया गया है, वंचित। वंचित मतलब कि उसको रोक दिया गया है। क्या किया गया है? रोक दिया गया है। तो वह ऐसे किसी न्यायालय में जिस पर यह संहिता लागू होती है, यानी कि सीपीसी लागू होती है, ऐसे वाद कारण के संबंध में वाद दायर करने के लिए अधिकृत नहीं होगा। यानी कि अगर किसी नियम द्वारा नया वाद दायर करने से क्या कर दिया गया है, रोक दिया गया है, तो क्या वह सीपीसी के तहत किसी न्यायालय में क्या उस विषय पर नया वाद दायर करने का अधिकार रखेगा कि नहीं रखेगा? नहीं रखेगा। अब समस्या ये आई कि आखिर किन किन नियमों द्वारा नया वाद दायर करने पर रोक लगा दी गई है और उन्हीं को एक जगह एकत्र करना है। यानी कि जिन जिन नियमों, तो पहले फिर नए लोग समझे भाई, सीपीसी में प्रथम अनुसूची दी गई है। प्रथम अनुसूची में कुल 51 आदेश दिए गए हैं और उन आदेशों के अंदर नियम दिए गए हैं। तो अब हमें जो खोजना है कि आखिर वे कहाँ कहाँ नियम समाहित है जहाँ की किसी वाद हेतु के लिए नया वाद दायर करने पर वंचित कर दिया गया है या रोक लगा दी गई है। इसीलिए ये कठिन है कि जहाँ जहाँ ये नियम हो, खोज कर आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा मेंस में। तो देखिए कहाँ कहाँ रोक लगाई गई है, आपका एक एक करके देखा जाए भाई। तो सबसे पहले सेक्शन में देखा जाए, सेक्शन भी लिखना पड़ेगा और नियम भी। तो कहाँ कहाँ नया रोक लगा दिया गया है, इसको थोड़ा सतर्क होकर देखिएगा। एक हम धारा 11 देखेंगे, फिर आपका 13 देखेंगे, फिर आपका 21A, एक एक लाइन केवल लिखना है मेंस में, 21A देखेंगे, फिर आपका 95 के क्लाज कौन सा देखेंगे, 2, और 144 का क्लाज 2। 144 का कौन सा क्लाज है? 2। इसका मतलब ये हुआ कि आपका कह सकते हैं कि धाराओं में किन किन धाराओं के तहत नया वाद दायर करने पर क्या लगा दी गई है, रोक। इन धाराओं का एक एक लाइन मेंस में उल्लेख करना पड़ेगा और इन धाराओं को एक एक लाइन आप समझिए। देखिए पहला 11 अभी बताया गया, धारा 11 के तहत भी नया वाद दायर करने पर क्या लगा दी गई है, रोक। अभी हमने बताया कि अगर किसी विषय पर सक्षम न्यायालय ने एक बार फैसला दे दिया है तो उसी विषय पर अगर नया वाद दायर किया जाता है तो नया वाद न्यायालय खारिज कर देगा। यानी कि नया वाद दायर करने पर क्या लगा दी गई है, रोक। दूसरा धारा 13, धारा 13 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि विदेशी न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय कब रेस जुडिकेटा का काम करेगा, ये बताया जाएगा। इसके बाद आपका आ ही जाएगी 12 के बाद। यानी कि अगर फॉरेन कोर्ट ने जजमेंट दिया है तो वह जजमेंट
नया वाद दायर करने से कब माने रोकेगा, इसका उल्लेख कहाँ किया गया है। तो एक एक लाइन बस चलना है यहाँ। कौन सी धारा में? 13 में। 11 भी एक लाइन लिखना पड़ेगा। फिर कौन सी धारा? 13। अब आगे आइए 21A। धारा 21A क्या बताती हैं? तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं भाई एक एक धारा को। एक तो भाई हम लिखवाते समय एक जगह पहले कर लेना चाहिए कि कौन कौन सी धारा में। 21 से देखिए, वाद लाने के स्थान के बारे में आक्षेप पर किसी डिक्री को अपास्त करने के लिए वाद का वर्जन। फिर एक बार देखिए इसको अच्छे से, यानी कि वाद लाने के स्थान के आक्षेप यानी कि ऑब्जेक्शन यानी कि आपत्ति के आधार पर अगर किसी डिक्री को अपास्त कराना है, उलटवाना है, सेट एसाइड कराना है, तो क्या आप नया वाद ला सकते हैं कि नहीं ला सकते? क्या दिया है? वर्जन है कि आपका ला सकते हैं। वर्जन का मतलब क्या हुआ? रोका गया है। तो फिर इसको आसान भाषा में समझिए। लिखना एक लाइन है लेकिन आपका समझना ज़्यादा है। अगर कोई पक्षकार अगर प्रतिवादी ये कहता है कि हजूर जिस न्यायालय ने यह डिक्री पारित की थी उस न्यायालय को टेरिटोरियल जुडिक्शन स्थानीय क्षेत्राधिकार या लोकल जुडिक्शन प्राप्त नहीं था, तो क्या वह नया वाद लाएगा और ऐसी डिक्री को सेट एसाइड कराएगा? नहीं, वह अपील में जाए, रिवीजन में जाए, कुछ रिवीजन में जाए, लेकिन नया वाद दायर करने से क्या करती है धारा 21 से? रुक। हाँ, अपील में जाकर अपील न्यायालय से कहे कि हजूर ये अधिकारता इनको नहीं थी, अतः ये डिक्री क्या किया जाए? अपास्त। लेकिन अब चाहे कि आपका नया मुकदमा हम शुरू कर दें, ये संभव नहीं है। तो कौन सी धारा नया मुकदमा दायर करने पर रोक लगाती है? तो कौन सी धारा? आपका 21A। स्थान के बारे में, हर एक के बारे में नहीं, किसके बारे में? केवल स्थान। अगला देखिए भाई आपका 95 का क्लाज 2 में भी, यानी कि धारा 95 के क्लाज 2 में भी आपका रोक लगाई गई है। देखिए आपका 95(2) क्या कहता है। ऐसे किसी आवेदन का अवधारण करने वाला आदेश ऐसी गिरफ्तारी, कुर्की या व्यादेश के संबंध में प्रतिकर के लिए किसी भी वाद का वर्जन करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ भी वाद का क्या कर दिया गया है? वर्जन। तो देखिए अब कैसे वाद का वर्जन किया गया है। इसको भाई लिखना तो आपका 2 ही लाइन है लेकिन समझना ज़्यादा है भाई। देखिए 95 और 96 और फिर आपका नहीं 94 95 भाई 94 और कौन सी धारा? 95 और 95 के क्लाज को किसको देखना है? 2 को। अब ध्यान से समझिए, आपका यहाँ से क्वेश्चन प्री में भी आता है। देखिए न्यायालय न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तमाम कार्यवाही धारा 94 के तहत कर सकता है, बस न्याय विफल न हो, जस्टिस फेल न मारे। अब क्या क्या कार्यवाही कर सकता है? तो आपका निर्णय के पहले प्रतिवादी को गिरफ्तार करने का आदेश दे सकता है, निर्णय के पहले प्रतिवादी की संपत्ति को कुर्की का आदेश दे सकता है, निर्णय के पहले व्यादेश दे सकता है, प्रापक नियुक्त कर सकता है इत्यादि। तो अब समस्या ये आई कि अगर गलत आधारों पर गिरफ्तारी का आदेश पा लिया गया इत्यादि, तो जो पीड़ित व्यक्ति हैं वह प्रतिकर की मांग कर सकता है। देखिए एक उदाहरण सटीक तब सही रहेगा, ध्यान से उदाहरण समझिए।
ए ने बी के खिलाफ वाद दायर किया और कहा कि हजूर आप बी के लिए गिरफ्तारी का वारंट जारी करिए। क्यों? क्योंकि बी सारी संपत्ति लेकर फरार हो सकता है या भारत से कहाँ भाग सकता है, विजय माल्या की तरह बाहर। अतः बी से गारंटी मांगिए कि वह भारत से बाहर नहीं जाएगा और बी को गिरफ्तार करके निर्णय आने से पहले ही कहाँ भेजिए, सिविल मामलों में जेल। बहुत कठिन है, यह आसान नहीं है, मैंने जल्दी आदेश दिया नहीं जाता। मान लीजिए न्यायालय बी के खिलाफ आदेश दे दिया और गिरफ्तार करके यह कहाँ भेज दिया गया, जेल। बाद में अगर ये पता लगता है कि ए ने गलत आधारों को पेश करके और बी के खिलाफ आदेश निकलवा लिया और बी को जेल भेजवा दिया, तो धारा 95 कहती है कि बी आवेदन दे सकता है उसी न्यायालय में, और आवेदन देकर आपका गलत आधारों पर गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है तो उसके लिए किसकी मांग कर सकता है, प्रतिकर की। और सबसे ज़्यादा प्रतिकर आपका इसी धारा में है, ये भी याद रखना प्री के लिए। सबसे ज़्यादा प्रतिकर किस धारा में है, इसी धारा में। और बी को न्यायालय कितना प्रतिकर दिलवा सकता है, 50,000 रुपये। कितना? अब समस्या देखिए, आपका अपरवाद को रोका जाए। बी ने प्रतिकर या कंपनसेशन की मांग के लिए आवेदन ए को दिया है, तो क्या इसके लिए बी नया वाद दायर करेगा कि उसी मुकदमे में एक एप्लीकेशन देकर और प्रतिकर की मांग करेगा? तो आप लोग बताइए, उसी मुकदमे में करे प्रतिकर की मांग की मुआवजे के लिए नया वाद दायर करे? उसी मुकदमे में। किस मुकदमे में? तो ये भी धारा माने प्रतिकर की मांग के लिए नया वाद दायर करने पर क्या लगा देती हैं, रोक। अब अगला ये भाई आपका 144 का क्लाज 2। पहले 144 समझिए, तब आपका क्लाज 2 बताया जाएगा। देखिए 144 क्या है भाई, प्रत्यास्थापन। 144 पहले समझने का प्रयास करिए, उसके बाद क्लास 2 हम आते हैं। भाई लिखना पूरा नहीं है, वो समझा जा रहा है डिटेल में। लिखना आपको 2-2 लाइन ही है, मैं बता दूं। 144 का क्लास कौन 2। देखिए प्रत्यास्थापन क्या होता है। मान लीजिए ए बी में मुकदमा चला निचले न्यायालय में। एक उदाहरण से पहले समझिए, ए ने बी से मांग की थी कि हजूर बी हमारा 5,000 रुपया उधार लिया है और इस पैसे को हमें दिलवाया जाए। तत्पश्चात निचले न्यायालय ने ए के पक्ष में फैसला दिया और बी से 5,000 रुपया किसको दिलवा दिया, ए को। तो कौन जीता इस उदाहरण में, ए, और बी से कितना पा लिया, 5,000। इस फैसले की अपील या रिवीजन करता है कौन, बी। इस फैसले की अपील किया और ये अपील न्यायालय में कहा कि हम हजूर पैसा इनसे लिए ही नहीं थे, अतः जो निचले न्यायालय की डिक्री हैं इसे क्या किया जाए, सेट एसाइड, अपास्त किया जाए। या ये भी कह सकता है कि हम 5,000 नहीं बल्कि 2,000 लिए थे और ज़बरदस्ती हमसे कितना वसूल लिया गया, 5,000। लेकिन पूरा पर चला जाए, अगर वो अपील न्यायालय में बी के पक्ष में फैसला आता है और ए के क्या विरोध में, तो जो निचले न्यायालय की डिक्री के निष्पादन में बी ने जो 5,000 ए को दे दिया और वह डिक्री अपील इत्यादि में क्या हो गई, सेट एसाइड, उलट दी गई। तो अब बी को ए से ये 5,000 रुपया क्या कराया जाएगा, वापस। इसी को हम एक लाइन में हम क्या कहते हैं, प्रत्यास्थापन। और ये
कहाँ दिया गया है, तो सेक्शन 144 पूछा भी जाता है। देखिए तो 144 का क्लाज 2 क्या कहता है, जो अपरवाद का वर्जन करता है, फर्दर सूट को रोकता है। तो 144 के क्लाज 2 पर आ जाना है। देखिए कोई भी वाद कोई ऐसा प्रत्यास्थापन या अन्य अनुतोष अभिप्राप्त करने के प्रयोजन से दायर नहीं किया जाएगा, जो उपधारा 1 के अधीन आवेदन द्वारा अभिप्राप्त किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप प्रत्यास्थापन के लिए नया वाद दायर नहीं कर सकते। आप अपील में जाइए या रिवीजन में जाइए, न्यायालय निर्णय निचले न्यायालय का उलट दे तो प्रत्यास्थापन होगा। अब ये नहीं कि निचले न्यायालय में क्या करिए, नया मुकदमा नहीं होगा, आप अपील में जा सकते हैं। अपील में जाने से कोई रोक टोक नहीं है। ये तो सेक्शन द्वारा हुआ, कहाँ कहाँ रोका गया है। अब आइए नियमों द्वारा, यानी कि सीपीसी के प्रथम अनुसूची के निम्नलिखित नियमों द्वारा अपरवाद का वर्जन किया गया है। और उन नियमों को भी आपका 2-2 लाइन हमेशा याद रखिए, लिखना ही होगा। तो पहले आपका किस किस नियम में है वह बता दिया जाए भाई। आपका पहला आदेश लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, एक लाइन हम लिखवा देंगे इसको। आदेश 2 का नियम 2, यानी कि आर्डर 2 का रूल 2। फिर आदेश 9 का नियम 9 लिखना पड़ेगा, आदेश 9 का नियम 9। फिर आदेश 22 का एक लाइन इसको लिखना ही होगा, आदेश 22 का नियम 9 लिखना पड़ेगा। फिर आपका आदेश 11 का नियम 21 का क्लाज 2, आदेश 11 का नियम 21 का कौन सा क्लाज 2। इसके बाद आदेश 23 का नियम 1-3, आदेश 23 का नियम 1 का क्लाज 3। इसके बाद आपका एक और है भाई, आदेश 23 का नियम 3A, आदेश 23 का रूल आपका 3A, कैपिटल ए है 3A। यानी कि आपका इन नियमों द्वारा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 हुए, इन नियमों द्वारा आपका कह सकते हैं कि अपरवाद का क्या किया गया है, वर्जन। यानी कि आपको नया वाद दायर करने पर क्या लगा दी गई है, रोक। अब एक एक करके आपका देखना है भाई। बैरक निकाल लीजिए। पहले आदेश आपका 2 नियम 2 देखा जाए। बैरक से देखिए एक एक शब्दों को भाई। आर्डर 2 रूल 2 पहले देखा जाए। थोड़ा कठिन है भाई, काफ़ी खोजना पड़ता है इधर उधर से। इसमें दिक्कत ये है कि हर एक जगह से इसको कोरिलेट करके भाई लिखना है। आदेश 1 हो गया। देखिए भाई आपका आर्डर 2 रूल 2 क्या कहता है, वाद के अंतर्गत संपूर्ण दावा होना। यानी कि अगर ए ने बी को 5,000 रुपया उधार दिया है और ए बी से रुपए की मांग कर रहा है, तो कानून ये कहता है कि क्या एक रुपया के लिए 5,000 मुकदमा करेगा कि पूरा 5,000 के लिए एक ही मुकदमा, बताइए। तो संपूर्ण दावा एक बार मांगेगा कि एक रुपया के लिए मुकदमा, ऐसे तो प्रतिवादी को परेशान कर देगा। इसीलिए नियमों द्वारा अपरवाद का क्या किया गया है, वर्जन। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप एक वाद में संपूर्ण दावा मांग सकते थे,
तो संपूर्ण दावे को एक ही बार में क्या करिए, मांग लीजिए। अगर कुछ आपने दावा मांगा और कुछ नहीं मांगा, तो जिसको नहीं मांगा है दावा, बाद में नया मुकदमा या अपरवाद आपको करने नहीं दिया जाएगा। फिर उदाहरण एक बार देख लीजिए शॉर्टकट में। ए बी को 5,000 रुपया दिया था और 2,500 वापसी के लिए मुकदमा किया, और ये सोचा कि जो 2,500 बचा है उसके लिए हम क्या करेंगे, अपरवाद दायर करेंगे, फिर से नया मुकदमा दायर करेंगे। तो आदेश 2 का रूल 2 कहता है कि एक ही बार 5,000 मांग लो कि 2 बार, एक बार, अर्थात एक ही बार पूरा दावा क्या कर लो, डिमांड कर लो। अगला देखिए भाई, आपका अगला है आदेश 9 का नियम 9। एक एक करके चलता रहा जाए। दो दो लाइन बस जानना है भाई इधर। आदेश का 9 का नियम 9। देखिए आपका क्या कहता है, व्यतिक्रम के कारण वादी के विरुद्ध पारित डिक्री नए वाद का वर्जन करती है। यानी कि व्यतिक्रम के कारण वादी के विरुद्ध पारित डिक्री नए वाद का क्या करती है, वर्जन। यानी कि यहाँ भी नया वाद दायर करने से क्या लगा दी गई है, रोक। देखिए आपका कह सकते हैं कि कैसे रोक होगी, इसको देखा जाए एक उदाहरण द्वारा। व्यतिक्रम माने भाई चूक होता है, डिफॉल्ट कर जाना। उदाहरण देखिए, मान लीजिए ए ने बी के खिलाफ मुकदमा किया, तो ए वादी कहलाएगा यानी कि प्लेंटिफ, और बी डिफेंडेंट यानी कि प्रतिवादी। चलिए, न्यायालय में मुकदमा चल रहा है और मुकदमा में पुकार हुई, न तो ए हाजिर है और न ही आपका आपका कह सकते हैं कि ए के अधिवक्ता हाजिर हैं। तो जो ए का वाद था वो डिफॉल्ट के कारण, हाजिर न होने के कारण, एपीयर न होने के कारण क्या होगा, डिसमिस होगा या खारिज होगा। तो आप लोग बताइए, अगर ए का वाद खारिज हो जाता है तो क्या उसी वाद हेतु को लेकर ए नया मुकदमा कर सकता है कि नहीं? पहली लाइन, कर सकता है कि नहीं नया मुकदमा? नहीं कर सकता। तो इसके लिए उपाय क्या है? तो इसके लिए रिस्टोरेशन डाला जाता है भाई। यानी कि वादी पर्याप्त कारण न आने का दिखाए तो मुकदमा पुनः स्थापित किया जाता है और उसी नंबर पर चलता है। आपका जैसे कि हाई कोर्ट में जाते हैं लोग, अधिवक्ता बीमार हो गए, नहीं गए, और याचिका क्या हो गई उनकी, खारिज, माने क्योंकि वह एपीयर ही नहीं हुए। तो आपका डाला जाता है रिस्टोरेशन, यानी कि मुकदमा को पुनः क्या किया जाए, उसी पर स्थापित किया जाए। तो दिखाना पड़ेगा कि हजूर इस कारण से हम उस तारीख को नहीं आ पाए, तो कहीं से फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लीजिए या टिकट निकलवाइए और दिखाइए कि मैं क्या करता, मैं अचानक क्या हो गया बीमार। तो अधिवक्ता तो हाई कोर्ट के ज़्यादा वैसे भी कागज़ में बीमार रहते हैं, इलनेस यानी कि न बहस करना हो तो क्या लगा दीजिए। भाई देखे होंगे आगे क्या कर देते हैं, सुबह सुबह किसी से कि हम बीमार हो गए हैं, आज मुकदमा टेकअप, और डेट पर डेट लगती रहती हैं, बस बीमार रहते हैं रोज़। अब 6 माह बाद तारीख लगेगी तो जज बदल जाएगा, कौन जानता है कि पुराने मामले में बीमार ही आज तक चल रहे हैं, इसीलिए और मुकदमों में डिले हो रहा है। तो आपका अगला देखिए हो गया, 2 लाइन ही जानना था। इसके बाद आपका आदेश आपका 11 नियम 21 का क्लास 2 निकालिए। आदेश 11
देखिए भाई, आदेश 11 का नियम 21 का उपनियम यानी कि सब आपका रूल 2, देखिए क्या कहा गया है। जहाँ किसी वाद को खारिज करने का कोई आदेश उपनियम 1 के अधीन दिया जाता है, वहाँ वादी उसी वाद हेतु पर नया वाद लाने से प्रवृत्त किया जाएगा। प्रवृत्त किया जाएगा मतलब कि करेगा मुकदमा कि रोक दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। अगला देखिए, आदेश 23 का नियम 1 का क्लास 3, 23 निकाल लीजिए, एक लाइन आपका है। आदेश 23 निकालिए भाई। देखिए इसको एक लाइन केवल लिखना है मेंस में, 2 लाइन, ये नहीं कि इसको, लेकिन याद करना पड़ेगा आपको, और कोई उपाय नहीं भाई, सीपीसी है। देखिए इसमें क्या है आपका कि चूंकि सिविल मामलों में वादी वाद का मालिक होता है, तो वादी जब चाहे अपने मुकदमे को विड्रा कर सकता है, यानी कि वापस ले सकता है। लेकिन सतर्क रहना है, अगर आप मुकदमा वापस ले रहे हैं तो उस विषय पर अब नया मुकदमा दायर नहीं करेंगे, तभी कर सकते हैं जब मुकदमा वापस लेते समय जिस न्यायालय में आपका मुकदमा था, आप इजाज़त ले लिए हों कि हजूर हमें इस विषय पर नया वाद दायर करने की आप क्या दीजिए इजाज़त। हाई कोर्ट में भी यही होता है भाई, आपको बता दिया जाए। जैसे किसी अधिवक्ता ने याचिका दायर की और ये पाया कि याचिका में काफ़ी त्रुटि हैं, तो न्यायालय से मांग करता है कि हजूर मैं अपना पिटीशन वापस ले रहा हूँ और आप हमें इजाज़त दीजिए कि इसी विषय पर मैं नई याचिका दायर कर सकूँ। तो अगर न्यायालय इजाज़त दे दिया तो नई याचिका दायर कर सकेंगे, और नहीं इजाज़त दिया तो आप नई याचिका दायर तो एक और उपाय नहीं कर सकेंगे। एक और उपाय उसका है कि याचिका में बीच में संशोधन कर दिया जाए। लेकिन अगर बहुत लंबा संशोधन हो रहा है तो उसका अच्छा उपाय यही है कि उस विषय पर एक नई क्या बना दिया जाए, याचिका, पिटीशन, और वह दायर की जाए। दोनों काम हो सकता है। आपका कह सकते हैं कि अब इसके बाद आपका लास्ट में आदेश 23 का नियम 3A देखा जाए, कैपिटल है। इसमें यह है कि अगर समझौते की डिक्री पारित की गई है तो समझौते की डिक्री को अपास्त कराने, उलटवाने के लिए क्या नया वाद दायर किया जा सकता है कि नहीं, तो नहीं किया जा सकता। तो अपील भले कर सकते हैं, वो भी अपील का अधिकार सीमित है, वो आपका सीपीसी की धारा 96 से कवर होगा, लेकिन काफ़ी दायरा सीमित है। तो इस प्रकार लिखिए भाई, इसको लिख लीजिए, पूरा नहीं लिखा जाता है, मेंस के लिए अलग से ड्राफ्टिंग आपका 1-2 दिन में लिखवाया जाएगा। शुक्रवार शनिवार को भाई लिखवाया जाएगा सीपीसी। आज इधर आपका कल तक अभी लेक्चर चलेगा। लिखिए इसको भाई, आगे थोड़ा तेज़ी लाइए। लिखिए धारा 12, हेडिंग डाल लिया ना, अपरवाद का वर्जन, तो सेक्शन 12 में 2-3 लाइन लिखना है। लिखिए इस धारा का उद्देश्य भी, धारा 12 में लिखवाया जा रहा है, इस धारा का उद्देश्य भी वादों की बाहुल्यता को रोकना है। वादों की बाहुल्यता को रोकना है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, जहां वादी, 2 लाइन 3 लाइन लिखना है, जहां वादी एक ही वाद कारण के आधार पर, एक ही वाद कारण के आधार पर एक से अधिक अनुतोष मांग सकता था,
एक से अधिक अनुतोष मांग सकता था, तब उसे सभी अनुतोष एक ही वाद में मांग लेना चाहिए। तब उसे सभी अनुतोष एक ही वाद में मांग लेना चाहिए। यदि नियमों द्वारा अनुतोष की मांग हेतु यदि नियमों द्वारा अनुतोष की मांग हेतु अपरवाद दायर करने से रोक दिया गया है, अपर या अतिरिक्त होता है, फर्दर अपरवाद दायर करने से रोक दिया गया है, तब ऐसे अनुतोष के लिए अपरवाद दायर नहीं किया जा सकता। तब ऐसे अनुतोष के लिए अपरवाद दायर नहीं किया जा सकता। देखिए कहाँ कहाँ रोक लगाई गई है, मेंस में बताया जाएगा। अगला धारा देखिए भाई, आपका 12 हो गई, अब 13 और 14 आपका यहाँ से भी मेंस में भी क्वेश्चन बनता है, प्री में भी और इंटरव्यू में भी। देखिए आपका मॉडल मेंस में कैसे बना है भाई, यूपीजे में आ चुका है, बिहार में भी, यहाँ से भी अच्छे से प्री के लिए भी और मेंस दोनों के लिए तैयार रखना है। मॉडल आपका बना दिया जाए 2-3, तब शुरू किया जाए। पहला मॉडल ये बनता है कि विदेशी न्यायालय से आप क्या समझते हैं, या विदेशी निर्णय से आप क्या समझते हैं। विदेशी निर्णय को भारत में कब निश्चायक माना जाएगा, कब अकाट्य माना जाएगा, कब कंक्लूसिव माना जाएगा, बताइए। एक मॉडल ये बनता है। दूसरा मॉडल बनता है कि विदेशी निर्णय को परिभाषित करते हुए आप माने विदेशी निर्णय को परिभाषित करिए और भारत में विदेशी निर्णय कैसे लागू कराए जाते हैं, कैसे इन्फोर्स कराए जाते हैं, कैसे प्रवर्तित कराए जाते हैं, उस प्रक्रिया का उल्लेख करिए। ये मेंस में ही बन चुका है, तो दोनों मॉडल मैं बता रहा हूँ। देखिए इसके लिए आपको लिखना क्या है, पहले एरिया कवर कर लिया जाए। देखिए आपको एक तो धारा 25 कवर करना पड़ेगा और 26 कवर करना पड़ेगा। परिभाषा में कौन कौन परिभाषा, ये 2 परिभाषाएं। फिर अगर विदेशी न्यायालय के निर्णय को भारत में कैसे लागू कराया जाएगा, तो इसके लिए एक सेक्शन और आपको कवर करना पड़ेगा, 44A, यानी कि कौन सी धारा, 44A। तो देखिए सबसे पहले विदेशी निर्णय कहाँ परिभाषित है, विदेशी न्यायालय कहाँ परिभाषित हैं। इसके पहले कि आपको ये सब बताया जाए, एक उदाहरण द्वारा थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करा दिया जाए, ताकि भाई बीच में आपका एकदम क्लियर रहे कंसेप्ट। देखिए AB में A ने B के खिलाफ मुकदमा 5 लाख के लिए किया कि हजूर 5 लाख B हमारा लिया है, हमें क्या किया जाए, वापस दिलवाया जाए। और ये मुकदमा भारत में नहीं चला, ये मुकदमा इंग्लैंड में चला। इस मुकदमे में A जीता और B क्या हो गया, हार गया। अब B से A द्वारा कितना वसूली करना है, 5 लाख। और पता लगा कि B इंग्लैंड से भारत आ गया, या B की संपत्ति भारत में है,
इंग्लैंड में तो संपत्ति ही नहीं है कि 5 लाख रुपया इसकी संपत्ति बेचवा कर वसूल लिया जाए। तो ऐसी दशा में ये अब क्या करेगा, जीता है तो इंग्लैंड के उस न्यायालय के निर्णय की प्रमाणित कापी यानी कि सर्टिफाइड कापी कहाँ लाएगा, भारत में, और भारत के न्यायालय में ये मांग करेगा कि हजूर इंग्लैंड में हम बी से 5 लाख रुपया जीते थे और बी की संपत्ति तो भारत में है, अतः भारत में बी से हमें क्या दिलवाया जाए, 5 लाख रुपया दिलवाया जाए। तो बताइए किस न्यायालय का निर्णय है, भारतीय की विदेशी और कहाँ उसको इजरा या निष्पादन या एग्जीक्यूट कहाँ कराना है, कहाँ लागू कराना है, भारत में। तो कंसेप्ट बना लीजिए। विदेशी निर्णय किसे कहा जाएगा ये हम बताएंगे, और तो बस एक लाइन कि जो जजमेंट विदेशी न्यायालय द्वारा दिया गया है उसी को विदेशी निर्णय कहा जाएगा। तो 2 बातें आपको जाननी है, विदेशी न्यायालय यानी कि फॉरेन कोर्ट और दूसरा कौन सा, फॉरेन जजमेंट। अब जो अगला क्वेश्चन बनता है एक बता दिया जाए भाई आपका, तब क्लियर और किया जाए। देखिए आप मैंने इसके लिए आप 2 भागों में विदेशी निर्णय, अभी कंसेप्ट चल रहा है, धारा नहीं। मैंने सबसे पहले आप दिमाग में बैठाइए कि ये पढ़ना हमें, तब तो पढ़ा जाए डिटेल में। एक आपका व्यतिकारी राज्य क्षेत्र होता है और एक व्यतिकारी से क्या होता है, भिन्न। यानी कि व्यतिकारी राज्य क्षेत्र किसे कहा जाएगा, पहले भाई ये समझिए, जिस देश से भारत, रिसिप्रोकल कहा जाता है भाई, रिसिप्रोकल माने पारस्परिक या इसको व्यतिकारी, जिस देश से भारत सरकार का समझौता हुआ है। जैसे इंग्लैंड ले लिया जाए इंग्लैंड की सरकार से अगर भारत सरकार ने ये समझौता किया हो कि इंग्लैंड के न्यायालय के निर्णय भारत में लागू हो कराए जाएंगे, और इंग्लैंड ने भी भारत से वादा किया है कि भारत के न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय कहाँ लागू कराए जाएंगे, इंग्लैंड। तो इसका अच्छा उपाय विजय माल्या है। अगर वह इंग्लैंड से नहीं आता और भारत के न्यायालय उसके विपक्ष में फैसला सुनाते हैं, तो यहाँ सरकार भारत के न्यायालय के निर्णय की प्रमाणित कापी लेगी और कहाँ लेकर जाएगी, आपका इंग्लैंड, और इंग्लैंड में मांग करेगी न्यायालय में कि इस निर्णय को क्या कराया जाए, बैठिए भाई, इस निर्णय को लागू कराया जाए। तो अगर व्यतिकारी राज्य क्षेत्र, अब तो आ गया ना रिसिप्रोकल, पारस्परिक, यानी कि 2 देशों के बीच क्या हुआ है, समझौता। तो अगर भारत का किसी अन्य देश के साथ समझौता हुआ है तब आपका उस डिक्री का निष्पादन का तरीका अलग है, और समझौता नहीं हुआ है तो उस डिक्री के निष्पादन का तरीका क्या है, अलग। तो जहाँ से समझौता हुआ है आसान तरीका है, और समझौता नहीं हुआ तो वह भी तरीका बताया जाएगा थोड़ा कठिन है। लास्ट में आपका ये देखना है कि अगर विदेशी न्यायालय के निर्णय की प्रमाणित प्रति भारत में पेश की जाती हैं तो किन आधारों पर उसको चैलेंज किया जा सकता है ताकि विदेशी निर्णय काम ही न करे, यानी कि विफल हो जाए। तो उसी को कहते हैं वे, यानी कि किन आधारों पर आप आपत्ति कर सकते हैं, वे आधार बताए गए हैं सेक्शन 13 में, यानी कि धारा 13 में। जैसे कि दिखा सकते हैं कि हजूर विदेशी निर्णय जो फैसला दिया था इस फैसले को देने में अक्षम था, या विदेशी निर्णय से फ्रॉड कर दिया गया, या विदेशी न्यायालय से निर्णय तो लिया गया लेकिन जो प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है
आडि अल्ट्रम पर्टम बायस का सिद्धांत, उसका क्या किया गया है? उल्लंघन। या एक पक्षीय सुनकर वादी के पक्ष में क्या दे दिया गया? फैसला। अतः ये विदेशी निर्णय भारत में मान्य न किया जाए, इसको भारत में लागू न किया जाए। तो इस पर जो मॉडल बनता है कि उन आधारों का वर्णन करिए जिन आधारों पर किसी विदेशी निर्णय पर आपत्ति की जा सकती है, चुनौती दी जा सकती है, या विदेशी निर्णय कंक्लूसिव या निश्चायक नहीं माना जाएगा। तो वह आपका 13 में 6-7 पॉइंट हैं, उसी को रट कर जाना है। तो आइए देखा जाए भाई आपका सेक्शन से, पहले तो विदेशी निर्णय, फिर विदेशी न्यायालय। तो देखिए आपका पूछा क्या जाता है, धारा 25 और 26 निकालना है। देखिए आपका सेक्शन 26 से आपका शुरू करेंगे। अगर पूछे कि फॉरेन जजमेंट कहाँ है, प्री में भी आता है, तो 26 यहाँ से शुरू करिएगा। विदेशी निर्णय की परिभाषा व्यवहार प्रक्रिया संहिता यानी कि द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 की धारा 26 में दी गई है। विदेशी निर्णय से ऐसा निर्णय अभिप्रेत है जो फॉरेन कोर्ट द्वारा या विदेशी न्यायालय द्वारा दिया गया है। यानी कि एक लाइन बस याद रखना है, विदेशी निर्णय मतलब क्या, तो बस एक लाइन बताइए, जो निर्णय किसके द्वारा दिया गया है, भारत के न्यायालय की विदेशी। अब विदेशी न्यायालय कौन होगा, इसकी परिभाषा सीपीसी की धारा 25 में दी गई है। तो ऐसा न्यायालय जो भारत के बाहर स्थित हो, माने भारत के बाहर हो, और वह भारत सरकार द्वारा न तो स्थापित किया गया हो न चालू रखा गया हो। यानी कि विदेशी न्यायालय किसे माना जाएगा, फिर एक बार देखिए, विदेशी न्यायालय के लिए यह आवश्यक है कि वह न्यायालय भारत की सीमा के क्या हो, बाहर, पहला शर्त। दूसरी शर्त, अगर भारत की सीमा के बाहर है और वह न्यायालय अगर भारत सरकार द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है, स्थापित किया गया है, तब विदेशी न्यायालय न मानकर उसे भारत का न्यायालय ही माना जाए। अगर भारत सरकार ने चालू रखा है तब भी विदेशी न्यायालय नहीं, क्या माना जाएगा, भारतीय। यानी कि फिर एक बार देखिए, वह न्यायालय भारत की सीमा के बाहर हो, और दूसरी शर्त भी है कि भारत सरकार द्वारा न तो उसे स्थापित किया गया हो और न ही चालू रखा गया हो, यानी कि बनाए रखा गया हो। तो ऐसी दशा में उस न्यायालय को ही हम क्या कहेंगे, विदेशी न्यायालय। विदेशी न्यायालय के निर्णयों को भारत में विधि के अनुसार निष्पादित, प्रवर्तित या इजरा कराया जा सकता है। किसके अनुसार, विधि के अनुसार। और इसके लिए विदेशी निर्णयों को 2 वर्गों में बांटा गया है। बस 2 वर्ग बना लेना है। कितने वर्गों में, 2। पहला, व्यतिकारी राज्य क्षेत्र के विदेशी निर्णय, ये लिखना पड़ेगा। और दूसरा, व्यतिकारी राज्य क्षेत्र से भिन्न राज्यों के विदेशी निर्णय। तो अभी बताया गया, व्यतिकारी का मतलब क्या हुआ, जिससे क्या हुआ हो भारत सरकार का समझौता। तो इंग्लैंड से हुआ है, तमाम देशों से। देखिए, अगर जिन देशों से समझौता हुआ है, बहुत आसान नियम है। देखिए आपका क्या नियम है, एक पहले जिता दिया जब भाई, एक उदाहरण बता के तब न। ए जीता था 5 लाख रुपया, किससे, बी से। तो ए भारत में उस निर्णय को लागू कराना चाहता है। तो अब देखिए कैसे लागू कराया जाता है, लेकिन ये कब बताया जा रहा है,
जिससे समझौता जिस देश से हुआ हो कि न हुआ हो, सतर्क रहना है, हुआ हो। लास्ट लाइन देखिए, उस विदेशी न्यायालय के निर्णय की प्रमाणित कॉपी लाएगा। क्या लाएगा? ऐसे नहीं। और आपका भारत के जिस क्षेत्र में निष्पादन कराना है वहाँ के जिला जज के, कहीं भी नहीं, किसके यहाँ? डीजे यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ एक आवेदन देगा। उस आवेदन में बातें लिखेगा और उस आवेदन पत्र के साथ क्या नत्थी कर देगा, क्या संलग्न करेगा? विदेशी न्यायालय के निर्णय की कौन सी कॉपी? प्रमाणित। और जिला जज, अब तामझाम ज़्यादा नहीं है, जिला जज उस निर्णय को ऐसे लागू कराएंगे मानो जिला जज ने वह निर्णय स्वयं पारित किया हो। तो बस बहुत आसान है, समझौते वाले में आसान है। और ये प्रावधान बस आपका एक लाइन और जानना है कि जो मैं ये बताया ये CPC की धारा में दिया गया है, 44 है। फिर एक बार मैं बता दूं, कल और बताया जाएगा आपका। भाई उस न्यायालय के निर्णय की कैसी कॉपी लाइए? प्रमाणित। फिर एक एप्लीकेशन दीजिए, दोनों को नत्थी करके कहाँ एप्लीकेशन देंगे? किस न्यायालय में? सभी नहीं, किस न्यायालय में? डिस्ट्रिक्ट जज यानी कि जिला जज। और जिला जज उस निर्णय को कैसे लागू कराएंगे? मानो मैंने समझो मैंने कल्पना कर लिया जाएगा, मानो कि उन्होंने इस निर्णय को स्वयं पारित किया हो। तो भाई देखिए आपका इंग्लिश चलेगी 45 मिनट। तो जो लोग, चूँकि भाई देखिए हम भी लगातार पढ़ाने में असमर्थ हैं, लगातार बोलना पड़ता है 7:30 बजे से ही, तो 45 मिनट इंग्लिश की क्लास चलेगी। जो लोग इंग्लिश पढ़ना, वैसे जे में पढ़ना ही होगा भाई, देना चाहते हैं तो कोई उसमें ये नहीं है। तो जो लोग पढ़ना चाहते हैं भाई अपना मने पढ़ें, न पढ़ना चाहते हैं तो बाहर आपका कह सकते हैं कि बैठ सकते हैं, अपना किताब खोल कर पढ़ें, मोबाइल से देखें, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि भाई लगातार लंबा क्लास 1-1.5 बजे तक लेना है, तो बीच में हमें भी आधा घंटा 45 मिनट क्या हो, अब चाय पर शरीर 1-2 बजे तक नहीं चल पाएगी। इसीलिए नियम बनाया गया कि थोड़ा लंबा क्लास चल रहा है इस समय, और मजबूरी है भाई, इधर हर एक एग्ज़ाम फंसा है। तो भाई जिनको इंग्लिश पढ़ना हो अपना 4-5 दिन डेमो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 45 मिनट चलेगी। फिर 11 बजे, हाँ भाई आज आपका एक ही क्लास चल पाएगा, कुछ काम है, हमें 12:15 बजे निकल